हेलो एस्पिरेंट्स, डबक्रा मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम जेल प्रेरी के ओल्ड पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 4 पेपर मैं पहले करवा चुका हूं। आज हम इसका 5वां पेपर डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली फॉर मैथ टॉपिक का। ठीक है, इसके जो मैथ के पेपर है अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 4 पेपर मैं पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप उन पेपर को भी देख लीजिए जिन्होंने नहीं देखा है। आज का जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो 1 अक्टूबर 2018 के दिन की सेकंड शिफ्ट का 2 बजे वाला पेपर है, जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अभाज्य गुणन की घात के रूप में 486 को व्यक्त करना है। 486 को आपको अभाज्य गुणनखंड यानी 2, 3 और 5 के रूप में, जो भी अभाज्य संख्या होती है उनके रूप में इनको आपको व्यक्त करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके आप फैक्टर निकालिए। तो 2 फैक्टर इस तरीके से आप निकालते हैं। ये हो जाएगा 2, 4, 3। अब 243 दिख रहा है। सबसे पहले आप इसको देखिए, अगर ये 3 से विभाजित होता है तो 2 से तो होगा नहीं, 3 से जाएगा। 3 से 8 बार गया और 1 बार गया। वापस से आप इसको 3 से लेंगे, ठीक है, तो 3 से 27 बार जाएगा। फिर आप इसको 3 से देखेंगे, ये 9 बार जाएगा। फिर आप 3 से करेंगे, ये 3 बार जाएगा। और वापस से 3 से करेंगे तो 1 बार जाएगा। तो इसके जो फैक्टर बन रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 5 टाइम्स 3 आ रहा है। तो 2 टू दी पावर 1 और 3 टू दी पावर कितना आया, 5। ये इसका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फिर अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में आपने इसको लिख दिया। किसको, 486 को। 486 को आपको रिप्रेजेंट करना था किसके रूप में, अभाज्य गुणनखंडों की घात के रूप में। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 और 3 टू दी पावर 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, बी वाला ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है कि दिए गए कथन को बीजगणितीय इक्वेशन के रूप में आपको व्यक्त करना है। एक कथन दिया हुआ है, उस कथन को आपको बीजगणित के रूप में बताना है। कथन है कि रहमान 52 को एक संख्या p में जोड़ता है। रहमान के पास 52 था, इसको वो एक संख्या p में ऐड करता है। जैसा वो बोल रहा है वैसा करिए, आपकी इक्वेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और उसके बाद दोनों के योग को वो 8 से गुणा करता है। तो दोनों के योग को वह 8 से गुणा कर रहा है, यानी कि इन दोनों में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 का। और यह गुणनफल के रूप में 628 देता है। जब वो ऐसा गुणा करता है तो ये जो फाइनल आंसर आता है ये 628 आता है। तो आपकी इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी कि 52 + p × 8 = 628। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो यही आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक सेंटेंस को आपको इक्वेशन के रूप में अरेंज करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, सॉल्व करना है आपको -30 + -30 डिवाइडेड बाय 10 -30 इंटू -2। ठीक है, ये कुछ इक्वेशन दिए आपको इस प्रकार से, आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बोर्डमास के रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो बोर्डमास बोलता है सबसे पहले ब्रैकेट, तो यहाँ तो स्पेशल ब्रैकेट है नहीं, ये तो एक संख्या है ब्रैकेट के रूप में जस्ट। ठीक है, तो ऑफ भी नहीं है, तो डिवाइड करना है सबसे पहले, यानी कि -30 एज इट इज रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, या फिर प्लस को एज इट इज रखिए, -30 डिवाइडेड बाय 10। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, -30 डिवाइडेड बाय 10। तो 30 को 10 से भाग करेंगे, बट माइनस का है तो आंसर क्या होगा, -3। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, 30/10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, आप इसको सोल्व कर चुके हैं। आगे क्या हुआ, ये माइनस है और ये माइनस। ठीक है, या फिर इस माइनस को एज इट इज रखना है। अब इसको देखिए, 30 और 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, क्योंकि भाग के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इस वाले माइनस को आपने एज इट इज रखा है यहाँ पर। -30 और -2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस करने पर क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो एक माइनस ये वाला एज इट इज रहेगा, और 30 में 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 60 बन जाएगा। अब तीनों संख्याएं माइनस में आ चुकी हैं, यानी कि तीनों का आप क्या कर लेंगे, 8 कर लेंगे, तो आंसर कितना आएगा, -93। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -93। आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, -93। ठीक है, जस्ट आपको बोर्ड मास लगाना है, प्लस माइनस की ध्यान रखते हुए चीज़ों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
4 दिया है आपको कि आपके पास एक पॉइंट है -3 5, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में होगा, ठीक है, कौन से चतुर्थांश में होगा। आपको पता है ये पहला कोऑर्डिनेट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो आपसे पूछा है कि -3 और 5 जो पॉइंट है ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, कौन से चतुर्थांश में है। इसे पहला चतुर्थांश कहते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा और यह चौथा चतुर्थांश होता है। तो देखिए x की वैल्यू दी है -3 और y की वैल्यू दी है +5। x -3 है यानी कि ये -1, ये -2 और ये -3, तो x यहाँ कहीं होगा -3 पर, और y पॉजिटिव है यानी कि y का 5 यहाँ कहीं होगा। तो ये जो बिंदु होगा ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है, ये बिंदु जो दिख रहा है -3 5 वो यहाँ कहीं होगा। और ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकंड चतुर्थांश, दूसरे चतुर्थांश में होगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि चतुर्थांश कौन सा है, तो आंसर होगा दूसरा चतुर्थांश, क्योंकि x की वैल्यू माइनस में है यानी x पीछे की तरफ आएगा और y ऊपर की तरफ आएगा। तो x और y को ले जाएंगे तो ये दोनों कहाँ जाके जुड़ेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आंसर क्या होगा, चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको बोला है 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करना है, 4 की पावर 16 को 5 से विभाजित करना है, तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए 4 को 5 से विभाजित करते हैं तो क्या बचता है, -1 बचता है, ठीक है, यानी कि -1 की पावर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो -1 की पावर 16 करेंगे तो आंसर क्या होगा, +1 होगा। यानी कि 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, +1, यानी कि +1 आपका ऑप्शन, +1 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको अगर डिटेल करना हो तो क्या लिख सकते हैं आप, ऊपर के 4 को लिख सकते हैं 5 - 1 की घात 16/5। अब ये 5 तो 5 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 की घात 16/5, ठीक है। तो -1 की घात 16 है तो ऊपर क्या आ जाएगा, +1/5, यानी कि शेषफल कितना बच जाएगा, +1, ठीक है। बट जब भी शेषफल निकालते हैं तो उसमें डायरेक्टली आपको देखना होता है कि +1 है, -1 है, जो भी लिखा हो उसकी पावर में आप उसको निकाल ले। इसका लेक्चर मैंने आपको करवा रखा है, आप पिछले वीडियो जाकर देखिए, आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपको दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ, ठीक है, ये 3 इक्वेशन दी है, इनका आपको सम निकालना है। तो सम देखिए, p का p के साथ होगा, q का q के साथ होगा, तो क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको जस्ट सम करना है। तो सबसे p वाली टर्म को देखेंगे सबसे पहले, तो 11p यहाँ पर दिख रहा है, सेकंड वाले में p कहीं नहीं है और फोर्थ वाले में 6p यहाँ पर दिख रहा है। तो 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17p, ठीक है। इसका एडिशन हो चुका है। अब q की बात करते हैं तो 5q यहाँ पर है, 3q यहाँ पर है और 4q यहाँ पर है। 5 3 8 और 4 12q, तो प्लस का क्या आ जाएगा, 12q आ जाएगा। अगर r की बात करते हैं तो r एक ही जगह है, -12r, तो यह एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि पी क्यू आर के साथ कोई दूसरी चीज़ें ऐड नहीं होगी, p के साथ p ऐड होगा, q के साथ q ऐड होगा। ये सारी चीज़ें आ चुकी है। अब क्या बचा आपके पास, 4pq और -16pq। तो -16 में से +4 करेंगे तो क्या आएगा, -12pq। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। आपसे बोला है कि एक 3 सेंटीमीटर किनारे वाली एक चीनी का टुकड़ा अगर एक ग्लास के अंदर डालते हैं, ठीक है, इस प्रकार से एक चीनी का टुकड़ा है जिसके सारे किनारे कितने हैं, 3 सेंटीमीटर। तो अगर ये एक टुकड़ा अगर डालते हैं ग्लास के अंदर तो 2 मिलीलीटर जो मिल्क है वो ऊपर उठ जाता है। तो अगर वो बोल रहा है कि आपको 6 मिलीलीटर दूध का लेवल ऊपर उठाना है तो ऐसे कितने टुकड़े डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो एक टुकड़ा डालने पर 2 मिलीलीटर दूध का लेवल बढ़ रहा है तो 6 ml बढ़ाना है, यानी कि इसका कितना हो रहा है, 3 गुना, तो इसका 3 गुना हो जाएगा। तो कितने टुकड़े डालने पड़ेंगे, 3 टुकड़े, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। कितने टुकड़े डालने पड़ेंगे आपको, 3 टुकड़े आपको इसके अंदर डालने पड़ेंगे, ठीक है। होप सो चीज़ें क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि यदि मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है, कोई ग्रुप है मछलियों का जिसका टोटल वजन जो है वो 3 किलोग्राम है, ठीक है। और आगे बोला है आपसे,
और प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है। जैसे यह एक ग्रुप है मछलियों का जिसका टोटल वजन जो है 3 किलोग्राम है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां हैं और एक मछली का वजन उन्होंने कहा है 150 ग्राम है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कुल कितनी मछलियां हैं, तो 3 किलोग्राम यानी कि कितना होगा 3000 ग्राम। ठीक है, अपॉन में एक मछली का वजन कितना है 150 ग्राम। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 बार कटेगा, एक जीरो बच जाएगी, तो मछलियों की संख्या कितनी होगी 20 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका आंसर होगा। तो मछलियां कितनी होगी समूह में, तो समूह में टोटल मछलियां की संख्या हो जाएगी 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यह आपका 9th क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क की परिधि क्या है। ठीक है, एक वृत्ताकार डिस्क है जिसकी त्रिज्या आपको दी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्ताकार यानी एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस आपको दी है 21 सेंटीमीटर और इसकी परिधि यानी कि पेरीमीटर आपसे पूछा है। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ओके, तो 2π की वैल्यू हो जाएगी 22/7 एंड r की वैल्यू आपको दी है 21 सेंटीमीटर। 7 से 21 को कैंसिल करेंगे 3 बार जाएगा, 22 × 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो परिधि आपसे पूछी थी, परिधि कितनी होगी 132 सेंटीमीटर, यानी कि आपका पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको रेडियस दी हुई है और पेरीमीटर पूछा है जो कि 2πr होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है 75% धन खर्च करने के बाद 750 रुपये शेष बचते हैं। 75% खर्च कर दिया और 750 रुपये बचे हैं। ठीक है, रितिका के पास 750 रुपये बचते हैं, तो ज्ञात करो कि मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी। देखिए 75% उसने खर्च कर दिया है, यानी कि उसके पास टोटल हमेशा 100% होता है, जिसमें से 75% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 25%। कितना बचा उसके पास 25%। तो परसेंटेज में बात करते हैं तो 25% बचा है, पर इसी को क्वेश्चन ने क्या बोला है 750 रुपये, यानी कि 25% की वैल्यू कितनी हो गई 750। टोटल कितना है 100%, तो इसको 100% बनाना है तो क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 100% क्या हुआ 4 का मल्टीप्लाई किया रहा, तो इधर भी क्या हो जाएगा 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 3000 रुपये। तो उसके कितनी धनराशि थी उसके पास, तो आपका आंसर होगा 3000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा 3000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। आपको बोला है कि अमल को एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत है जिसकी कीमत 92,750 रुपये है। उसको एक बाइक ख़रीदना है जिसकी कीमत 92,750 रुपये है और उसके पास 87,150 रुपये केवल है। ठीक है, तो उसको कितने और पैसे चाहिए। तो इतने की बाइक आ रही है, उसके पास इतने हैं, तो सिंपल सा आपको इसका क्या करना है डिफरेंस लेना है। तो 0 में से 0 माइनस करेंगे, 5 में से 5 माइनस करेंगे, 0 आएगा, 7 में से 1 जाएगा 6 बचा, यहाँ पर 12 में से 7 जाएंगे 5 बचेंगे और 8 में से 8 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो उसको कितने रुपए और चाहिए, तो उसको 5600 रुपये की और ज़रूरत होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, सो आंसर कितना होगा, उसको कितने रुपए की और ज़रूरत होगी। अगर उसको बाइक खरीदना है जो कि 92,750 रुपये की थी, तो उसको 5600 रुपये की और ज़रूरत होगी, ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है। आपको दिया हुआ है एक छात्र 9:40 पर अपने विद्यालय जाता है। ठीक है, 9:40 AM पर अपने विद्यालय जाता है सुबह प्रातः, और शाम को 4:15 बजे वापस आता है। 4:15 पर वह वापस आ जाता है। ठीक है, यह प्रातः जा रहा है और शाम में 4:15 पर वापस आ रहा है। ठीक है, साथ ही आपको बोला है कि आने जाने में आधे घंटा लगता है। आने और जाने में टोटल आधे घंटे का समय लगता है, 30 मिनट उसको लगते हैं। तो उसने स्कूल में कितना समय बिताया। ठीक है, तो देखिए 9:40 से लेकर 4:15 तक के समय की आपको काउंटिंग करना है। तो या तो आप डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं कि 9:40 से लेकर 20 मिनट ऐड करेंगे तो 10 बज जाएंगे। ठीक है, और 10 के बाद 4 तक जाएंगे तो 6 घंटे 15 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि टोटल समय कितना हो गया 6 घंटे और 35 मिनट। ठीक है, टोटल समय कितना हो जाएगा
6 घंटे 35 मिनट। देखिए क्या किया, 9:40 में सबसे पहले मैंने 20 मिनट ऐड किए तो 10 बज गई। 10 बज के बाद 4 बजे तक 6 घंटे हो गए और 6 घंटे 15 मिनट यहाँ से आ गए। ठीक है, तो 6 घंटे और 15 मिनट ये आ गया। तो टोटल समय कितना लगा, 6 घंटे और 35 मिनट, जिसमें से 30 मिनट उसने क्या किया, आने जाने में वेस्ट किए थे। तो उसको टोटल स्कूल में कितना समय लगेगा, 6 घंटे और 5 मिनट का। ठीक है, स्कूल में कितना समय लगा, 6 घंटे 5 मिनट, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अब इसको अगर डायरेक्टली माइनस करना हो तो देखिए, ये तो आपको सोचकर निकाल सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है। आपको केवल 9:40 से 4:15 तक जाना है। ठीक है, और कुछ करना नहीं है क्वेश्चन में कि 9:40 से 4:15 तक कितना समय होगा, यही आपको देखना था। बट अगर आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्टली करना है माइनस करके, तो देखिए 4:15 का मीनिंग क्या होता है। 4:15 को आप पता है कि 12 बजे के बाद जब अगर 24 घंटे की घड़ी में लेते हैं तो ये 4:15 का मतलब होता है 16:15, यानी कि वह कितनी बजे पहुंचा था, 16:15 पर, और स्टार्ट कब किया था, 9:40 पर। ठीक है, तो 16:15 में से 9:40 को घटा लेंगे तो उसका टोटल समय आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब 15 में से 40 जाएगा नहीं, तो ये इसको 1 घंटा उधार देता है। तो अगर 1 घंटा उधार दिया तो यानी कि मिनट में कितना हो जाएगा, 60 मिनट। ठीक है, तो 60 + 50 कितना हो जाएगा, 75। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 75 में से 40 जाएगा तो ये आ जाएगा 35 मिनट। यहाँ पर बचेगा 15 आवर, 15 आवर में से 9 आवर गए तो क्या बचेगा, 6 आवर, यानी कि 6 घंटे 35 मिनट टोटल उसको लगे। अब क्वेश्चन ने बोला कि आने जाने में 30 मिनट का समय लगा था, तो -30 मिनट और इसमें से अपन घटा लेंगे। ठीक है, 30 मिनट यानी कि 0 ओवर 30 मिनट, तो टोटल समय कितना बचेगा, 6 घंटे 5 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। 6 घंटे 5 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। सो टाइम निकालना है, इजीली भी आप काउंट कर सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन करे। माइंड में भी ये चीज़ें की जा सकती है, क्योंकि 9:40 से अगर आप और भी शॉर्ट तरीके से करना चाहें तो देखो 9:40 से 12 बजे तक कितना होगा, 2 घंटे 20 मिनट और 4 घंटे 15 मिनट, 4 बजे तक अलग हो जाएगा तो भी 6 घंटे 35 मिनट आ जाएगा। बहुत नॉर्मल तरीका है, बहुत सारे तरीके से आप क्वेश्चन में एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है एक 3 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है। 3 अंकों की संख्या है इकाई। ठीक है, ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है और ये सैकड़े का अंक होता है। 3 अंकों की संख्या में अगर राइट हैंड साइड से काउंट करते हैं तो सबसे पहले इकाई का अंक आता है, फिर दहाई का अंक आता है और फिर सैकड़े का अंक आता है। आपको बोला है कि दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है, यानी कि अगर दहाई का जो अंक है इस सैकड़े के अंक का 3 गुना है, यानी कि अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या होगा, 3x है। 3 गुना नंबर है, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या होगा, 6 होगा। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, 9 होगा, क्योंकि यही पॉसिबिलिटी है। आप यहाँ पर 4 तो ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ 12 आ जाएगा तो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटी आपने यहाँ से बनाई। फिर आगे बोल रहा है वो क्वेश्चन कि सैकड़े का अंक का 3 गुना है तथा इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। यहाँ का जो अंक है वो सैकड़े के अंक का 4 गुना है। अगर 1 यहाँ पर है तो यहाँ कितना होगा, 4 होगा। अगर 2 यहाँ पर है तो यहाँ कितना होगा, 4 गुना यानी कि 8 होगा। और 3 यहाँ पर है तो इसका 4 गुना, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ये तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी, यानी कि ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके पास 2 नंबर की पॉसिबिलिटी आई, या तो 134 हुआ या 268 हुआ। क्वेश्चन आगे बोल रहा है इसके अलावा सभी अंकों का योग 16 हो रहा है। तो पहले में सभी अंकों का आप योग करेंगे, 4 3 7 और 1 8 आ रहा है, और यहाँ पर कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, यानी कि ये तो रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, सभी अंकों का योग 16 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 268 आपका नंबर हो जाएगा, 268, जो कि ऑप्शन नंबर पहला है। तो राइट आंसर विल बी 268। आपको जस्ट जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आप लेके चलिए, इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला था कि ये इसका 3 गुना है और ये इसका क्या है, 4 गुना है। तो आपने नंबर लिया सिंपल, 1 3 4 और 2 6 8। पॉसिबिलिटी यही बनती है, बाकी नहीं बनती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 268। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि आपको 2 इक्वेशन दी गई है कि का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों की प्रणाली के असीमित हल हो। ठीक है, असीमित यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर हो। आपको मैंने पिछली जो सॉल्यूशन है उनमें भी ये चीज़ करवाई हुई है। ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। तो देखिए इसकी कंडीशन को एक बार और देख लीजिए कि अगर A1/A2
इक्वल्स टू B1/B2 होता है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि केवल एक हल होता है। ठीक है, केवल एक हल होता है, अद्वितीय हल जिसे कहते हैं। ठीक है, बट अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो जाए तो इसके अनंत हल होते हैं। ठीक है, और A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है, A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2 होता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो यह तीन प्रकार की इसमें कंडीशन बनती है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और ये बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2 के। अगर यह कंडीशन होगी तो इसका केवल एक हल होता है, अगर तीनों बराबर हो जाए तो इसके इन्फाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, और A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2 हो तो इसका कोई भी हल नहीं होता है। तो आपसे पूछा है कि वह कंडीशन क्या होगी K की, K का मान क्या होगा जिसके लिए इसके कई हल हो, यानी कि इन्फाइनाइट सॉल्यूशन हो। तो कंडीशन क्या होगी कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, C1/C2। तो यहाँ पर देखिए A1 का मान दिया हुआ है K और इसका मान दिया है A2 का 21, इक्वल टू क्या होगा 3/K+2 इक्वल्स टू हो जाएगा 26/71 + K। ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन बनती है K/21 इक्वल्स टू 3/K+2 इक्वल्स टू 26/71 + K। तो यहाँ से आप K का मान निकालेंगे तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले दो इक्वेशन को लेंगे तो ये बनेगा K × K+2 इक्वल्स टू 3 × 21, तो K × K+2 इक्वल्स टू आ रहा है 63। तो यहाँ से या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे या फिर आप थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे तो 9 × 7 होता है, यानी कि अगर K का मान 7 रखूँ और K+2 का मान 9 रखूँ तो 63 आंसर आ रहा है। तो K की वैल्यू क्या आ गई, 7। चेक करते हैं क्या K की वैल्यू 7 रखने पर आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर K की वैल्यू 7 रखेंगे तो ये आएगा 7/21 + 3/9 इक्वल्स टू 26/78, जो कि सारा 1/3 और 1/3 के इक्वल होगा। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आ रहा है, यानी कि K का मान 7 रखने पर, K की वैल्यू 7 रखने पर इन दो इक्वेशन के अनंत हल होंगे, असीमित कई हल होंगे, क्योंकि K का मान 7 रखेंगे तो यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो कि अनंत हल की कंडीशन होती है। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सो आंसर विल बी K इक्वल्स टू 7 आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, K इक्वल्स टू 7 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है 3234310641 संख्या दी है, आपको इसका वर्गमूल निकालना है, यानी कि अंडर रूट निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए जैसा कि आपको पता है सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट पर फोकस करना है। यहाँ पर आपको यूनिट डिजिट दिख रहा है 1, यानी कि ऐसी कोई संख्या जिसका वर्ग करने पर 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्या होती है 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, और एक और होती है 9, तो 9 का स्क्वायर करने पर 1 आता है। तो मुझे जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक या तो 1 होगा या क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, ये 81 होता है, यानी यूनिट डिजिट 1 होता है। तो ये दो आंसर तो हो नहीं सकते क्योंकि इनका यूनिट डिजिट तो 7 और 3 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर मैंने देखा यहाँ पर 1 आ रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। बट यह संख्या आपको दिख रही है नियर बाय टू 2000, और 2000 का आप जब स्क्वायर करते हैं तो ये आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख आता है, यानी कि 1 2 3 4 5 7 डिजिट का नंबर आता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट का नंबर है, जो इससे बहुत बड़ा है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर पहला 56,871। ठीक है, तो इस संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 56871। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है कि निम्न में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप 343 को देखते हैं तो ये तो 7 का क्यूब होता है, यानी कि ये तो है। आपसे पूछा है कौन नहीं है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, देखिए जब भी आप 10 का क्यूब करते हैं तो यह हमेशा 1000 बनता है, यानी किसी नंबर के पीछे 3 जीरो है तो उसका अंडर रूट लेने पर यह 1 0 आएगा। ठीक है, तो आप इस संख्या को थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो ये दिख रहा है 27 × 1000, 27 × 1000। तो 27 का अगर आप क्यूब रूट लेंगे तो 3 आएगा, और 1000 का क्यूब रूट लेंगे तो 10 आएगा, यानी कि यह 30 का क्यूब रूट है। ठीक है,
अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह दिख रहा है 4 जीरो है, यानी कि इसको आप लिखेंगे 80 इंटू 1000, और 80 किसी का क्यूब नहीं होता है, यानी कि यह किसी का क्यूब नहीं है। इसको देखेंगे तो 64 यानी कि 4 का क्यूब, और 3 जीरो यानी कि 10 का क्यूब, तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? 40 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 80,000, जो कि किसी का क्यूब नहीं होगा। इस तरीके से चेक करके आप आंसर इसके इजीली निकाल सकते हैं, और थोड़े से आपको क्यूब याद होंगे तो चीज़ें इजी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या का या किसी ऐसे नंबर का क्यूब करते हैं जिसके पीछे एक ज़ीरो हो, तो हमेशा आंसर में आपको 3 जीरो मिलती है। अगर 2 जीरो हो तो उसका क्यूब करने पर हमेशा 6 जीरो मिलती है, कभी भी 4 जीरो नहीं मिलेगी या 5 जीरो नहीं मिलेगी। सो आंसर क्या हो जाएगा? 80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है 7 इंटू 10⁴, 6 इंटू 10⁻³ प्लस 5 इंटू 10⁻3, 4 इंटू 10⁻1, 5 इंटू 10⁻0 प्लस 3। इसको सॉल्व करना है और मानक रूप में लिखना है, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 10⁻4 मतलब 10,000 होता है, तो ये बन जाएगा 70,000। 10⁻3 यानी कि ये होता है 1,000, तो 6 इंटू 1,000 करेंगे तो ये बनेगा 6,000। 5 इंटू 1,000 करेंगे तो ये बन जाएगा 5,000। इसमें ऐड करेंगे 5,000। 10⁻1 यानी कि 10 होता है, तो ये वैल्यू जो बनेगी ये बनेगी 40। ठीक है, अब किसी की भी घात 0 हो तो ये 1 ही होता है, तो ये बनेगा 5 और पीछे प्लस का 3 करना। आपको इन सबको क्या करना है? अभी ऐड करना है। तो अगर आप इस सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 8, ये आ जाएगा 4, 0, 11 और 8, 81,048। ठीक है, अब 81,048 को अगर आप 10 की पावर में लिखना चाहेंगे तो 8.1048 इंटू 10⁴ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 8.1048 1048 8.1048 इंटू 10⁴, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा, क्योंकि ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते। ठीक है, और यहाँ पर कुछ वैल्यू अलग आ रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 8.1048 इंटू 10⁴। ठीक है, तो ये आपका 18 क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 4⁻2x इक्वल्स टू 1/128। ठीक है, 4 की घात 2x बराबर 1/128। इसको आपको सॉल्व करना है। आपके ऑप्शन है, पहला -5, दूसरा -7, थर्ड ऑप्शन है -7/2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज -7/4। तो देखिए, सबसे पहले 128 देखकर आपके माइंड में आना चाहिए कि ये 2⁻7 होता है 128, और 4 की घात अगर 2x है तो इसको लिख सकते हैं 2⁻2। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2x, तो ये बन जाएगा 2 की घात 4x, और अगर ये 7 ऊपर आएगा तो 2 की घात -7। अब आधार बराबर है तो घातें हमेशा बराबर होती है, यानी कि 4x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -7। तो x की वैल्यू आप देखेंगे -7/4 आएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा? -7/4। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों को 2 की घात में लिखना है, और घात बराबर होती है तो आधार बेस बराबर होता है तो घातें हमेशा इक्वल हो जाती है। सो 4x इक्वल्स टू -7 हुआ। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7/4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। आपको दिया है, यदि -a/b बराबर c/d, -a/b इंटू c/d बराबर 1 हो तो c/d का मान क्या होगा? ये 4 आपके ऑप्शन है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखते हैं c/d इक्वल्स टू आएगा 1 एज इट इज़ है, और ये -a/b एज इट इज़ इधर आ जाएगा, -a/b एज इट इज़ इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, ये c/d की वैल्यू आई है। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे, इन्वर्स करेंगे तो ये बनेगा -b/a, यानी कि c/d का मान आ रहा है -b/a। तो यह ऑप्शन नहीं होगा, यह ऑप्शन भी नहीं होगा। अब आपको यहाँ लिखा है -a/b का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे आप 2 का व्युत्क्रम लिखते हैं तो 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2। तो अगर मैं बोलता हूँ कि -a/b का व्युत्क्रम, तो ये क्या हो जाएगा? 1/-a/b। तो यही आपको यहाँ पर दिख रहा है, 1/-a/b। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
माइनस ए बटे बी का व्युत्क्रम। ठीक है, सी बाई डी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन में समथिंग, और 1 अपॉन समथिंग क्या होता है, उसका व्युत्क्रम होता है उसी संख्या का। जैसे अगर 2 का व्युत्क्रम कहा जाए तो 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 बटे 2, तो माइनस ए बटा बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 बटे माइनस ए बटे बी। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो इस प्रकार से अपन ने आज 1 अक्टूबर 2018 के दिन का जो सेकंड शिफ्ट का 2 बजे वाला पेपर हुआ था, उसके सारे क्वेश्चन मैथ के अपन ने डिस्कस किए हैं, और आगे के पेपर भी इसी प्रकार से आगे अपन डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। ठीक है, थैंक यू।